ये साल 2040 था जब अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप लापता हो गया था। उसके बाद इस स्पेसशिप से कोई कांटेक्ट नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, बस एक रेडियो साइलेंस ही थी। पर कहीं से 7 साल के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव होती है और एक रेस्क्यू शिप को डिस्पैच किया जाता है। अपने रास्ते में इस रेस्क्यू मिशन की क्रू मेंबर्स को खुलासा किया जाता है कि इवेंट होराइजन नाम की इस स्पेसशिप पर कोई कभी अटैक्स हुई ही नहीं और ना ही इसे किसी डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा। ये बस लापता हो गई थी, कहीं गुम हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था। फैक्ट ये था कि ये अंतरिक्ष यान टाइम को बेंड कर रही थी, समय की रेखा को तोड़ रही थी और एक ग्रेविटेशनल ड्राइव क्रिएट कर रही थी जो एक ब्लैक होल में तब्दील हो गई थी। इस ब्लैक होल से बचने की कोशिश में नाकामयाब होने पर ये डीप स्पेस वेसल अपनी ही क्रिएशन द्वारा निगल ली गई थी। पर यह जहाज किसी चमत्कार की तरह फिर से 7 साल के बाद रीअपीयर होती है और हमें इस राज का खुलासा होता है कि ये स्पेसशिप अपना रास्ता जहन्नुम तक बनाती है और फिर वापस आती है। इन इट्स फोरे इनटू द अननोन इस स्पेसशिप को इसकी ग्रेविटी ड्राइव द्वारा पोजेस किया जाता है और क्रू मेंबर्स एक दूसरे को बेरहमी से मार डालते हैं। ये 1997 की स्पेस हॉरर मूवी इवेंट होराइजन की प्रेमाइस है। 15 साल पहले जारी की गई ओरिजिनल डेड स्पेस इवेंट होराइजन से काफी हद तक इंस्पायर है और मूवी के समान वीडियो गेम में आत्महत्या, सेल्फ हार्म, ग्रीफ, हॉरर, ग्रीड और धार्मिक ओवरटोन्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी की ट्रेडिशनल मोनोलॉग से बढ़कर एक पागलपन में तब्दील हो जाती है। डेड स्पेस रीमेक एक वीडियो गेम है जो एक हॉरिफाइंग अनुभव के लिए एक हाइब्रिड मीडियम है, जहां गेम का प्रोटोगनिस्ट आइजैक क्लार्क एक केपेबल इंजीनियर होने के बावजूद अनस्टेबल है और उसकी हाईटेक प्रोस्थेटिक सुरक्षा कवच के बावजूद लिटरली टुकड़े टुकड़े होने में बस एक पल दूर है। एक गेम जिसने मुझे 15 साल पहले नाइटमेयर्स दिए थे इज बैक एंड इट्स बेटर। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे नाइटमेयर्स फिर से वापस आ गए। फ्रेंड्स, आई हम्बली प्रेजेंट माई रिव्यू ऑफ डेड स्पेस रीमेक। डेड स्पेस रीमेक आइजैक क्लार्क की कहानी कहता है जो एक्चुअली एक ऐसा किरदार नहीं है जो कहानी की आउटकम को कंट्रोल करता है, लेकिन जो अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए डिटरमाइंड है और वो शायद ऐसा ना कर पाए पर वो कोशिश जरूर करता है। ये साल 2058 है और इंसानों ने काफी बड़े से बड़े टेक्निकल इनोवेशंस देखे हैं। हालांकि दुनिया पर रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है टू फ्यूल दीज टेक्निकल एडवांसमेंट्स और साथ में बढ़ती आबादी इवेंचुअली ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन के करीब ले जाती है और इसलिए इंसानों ने बंजर प्लैनेट से ही रिसोर्सेज हार्वेस्ट करने के लिए आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। आईजी इशिमुरा एक माइनिंग शिप है जो लापता हो जाती है और अर्थ को एक काफी देर के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है और अर्थ बेस से सीईसी टैप इस डिस्ट्रेस सिग्नल की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेस शटल आईजी केलियन भेजती है। आइजैक क्लार्क यूएसजी केलियन पर सवार रहता है। डॉक करने की कोशिश करते समय एक अजीब इंटीरियर मैलफंक्शन होती है और भले ही जहाज लैंड कर पाती है पर वो अब इनऑपरेबल हो जाती है। आइजैक की गर्लफ्रेंड निकोल एक मेडिकल साइंटिस्ट भी इशिमुरा पर माइनिंग एक्टिविटी की एक मेंबर थी और अब वो इशिमुरा के साथ कहीं लापता हो गई है। यूएसजी केलियन के क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि इशिमुरा में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है और जो बचे हैं वो अब किसी अनडेड म्यूटेटेड रीशिप जिंदा लाशों में तब्दील हो चुके हैं जिनका सोल पर्पस इंसानों को मारकर अपनी भूख मिटाना है और उन्हें कन्वर्ट करके एक इन्फेक्शन को फैलाना है। मैंने कहानी को जानबूझकर वेग रखने की कोशिश की है क्योंकि डेड स्पेस रीमेक एक नैरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंस भी है और इसलिए इसकी स्टोरी गेम की बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। ये रिच लोर, रेफरेंसेस,
ऑडियो लॉग्स और वीडियो लॉग से भरा हुआ है जिसने मुझे घंटों तक इन्वेस्टेड रखा। इन टर्म्स ऑफ इट्स विजुअल्स, डेड स्पेस रीमेक विजुअल हॉरर के एलिमेंट्स को डिपिक्ट करती है जो हाल ही में शायद ही इस जॉनरे की किसी भी वीडियो गेम में देखी गई है। हाँ, आउटलास्ट और एलियन आइसोलेशन जैसे गेम डू कम क्लोज, लेकिन डेड स्पेस जरा डिफरेंट है एंड बीइंग डिफरेंट इज एन अंडरस्टेटमेंट हियर। सबसे पहले गेम पैशनेट इंडिविजुअल्स के ग्रुप द्वारा बनाया गया एक लव प्रोजेक्ट है जो साइफाई हॉरर के हार्डकोर फैंस है और हाँ, सिस्टम शॉक और रेसिडेंट इविल 4 गेम्स के भी। डेड स्पेस में ओवर द शोल्डर कैमरा एंगल रेसिडेंट इविल 4 से काफी मिलता है और मिनिमलिस्ट हर्ड एक वीडियो गेम में सिनेमैटिक हॉरर एक्सपीरियंस की एक ट्रू टेस्टिमनी प्रदान करती है। मैंने पीसी पर ओरिजिनल डेड स्पेस मैक्स सेटिंग पर दोबारा खेला और ईमानदारी से कहूं तो 15 साल के बाद भी विजुअल्स के मामले में दिस गेम स्टिल होल्ड्स इट्स ग्राउंड। लेकिन रीमेक के साथ, और हाँ, ये एक ट्रू रीमेक है और फ्रॉस्टबाइट इंजन में ग्राउंड अप से दोबारा बनाया गया है। द गेम लुक्स एक्सेम्पलरी। आइजैक के शरीर पर इंजीनियरिंग सूट की बनावट और टेक्सचर्स और गेम में पार्टिकल इफेक्ट्स सारे ट्रू नेक्स्ट जेन लगते हैं। गेम की ओपनिंग सीक्वेंस से जहां आप यूएसजी केलियन से आउटर स्पेस को ओवरलुक करते हैं और तैरते हुए एस्ट्रॉइड से कटे हुए अनोमलीज को देखते हैं और सूरज की रेडिश ब्लेजिंग किरणें के साथ जो आइजैक के चेहरे पर पड़ती है से लेकर वो चिंगारियां जो स्पेसशिप की हल से स्प्रे होती है और आपकी शिप में रगेड लैंडिंग को दर्शाते हुए जहाज पर उसकी क्रैक्ड विंडशील्ड तक, अंतरिक्ष यान पर यूएसजी इशुमुरा के टेक्स्ट इनिशियल व्यू से लेकर जहाज के इंट्रिकेटली डिटेल्ड इंटीरियर्स तक, टेक्स्ट लॉग से लेकर जो गेम की इमर्जन को नहीं तोड़ते हैं, जिन्हें आपको ये समझने के लिए पढ़ना चाहिए कि गेम की लोर में कितनी गहराई है। पूरी तरह से वो अटली ब्रूटल और टेरिफाइंग नेक्रोमॉर्फ्स के इनिशियल सेगमेंट जहां वो क्रू को एम्बुश करते हैं, जहां वो एक क्रू मेंबर को बेरहमी से मार देते हैं जबकि आइजैक बस लाचार होकर बिना किसी वेपन के बस हैरान होकर डर में सिमटे हुए बस देखता ही रह जाता है। और क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइट कॉरिडोर्स में पीछा किए जाने की भावना और इशुमुरा पर उसकी इनक्लोज और लिमिटेड स्पेस कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जिन्हें शब्दों में बयान करना जरा मुश्किल है। वो सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी, वो सेंस ऑफ डेस्परेशन, वो सेंस ऑफ आइसोलेशन, बाहरी दुनिया से अलग होने की भावना, द सेंस ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड व्हिच इज हॉरिफाइंग तक। और नेक्रोमॉर्फ्स जो एयरवेंस को तोड़ते हुए आप पर कूदते हैं से लेकर जो सीलिंग की हल को बस रिप करते हुए आपके सामने आ जाते हैं, कभी बाएं से कभी दाएं से और यहाँ तक कि लिफ्ट के दरवाजे तक को चीर देते हैं, सिर्फ ये इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर के शेयर प्रेशर तले इस भारी दबाव से कुछ ले जाने के लिए तक। वो शांत क्वाइट साइलेंट मोमेंट्स ऑफ सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव से लेकर जिनसे आइजैक गेम के दौरान से गुजरता है, वो क्षण जो उसके सेल्फ डाउट से प्लेग रहते हैं जहां वो अपनी खुद की सैनिटी पे सवाल उठाता है क्योंकि वो उन होलोग्राफिक संदेशों का सामना करता है, वो हैलुसिनेशंस जिन्हें वो इनकाउंटर करता है, वो विजन्स जो उसने देखे और वो हॉरिफिक इवेंट्स जो उसकी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हैं इस डार्क एटमॉस्फेरिक एस्थेटिक गेम में तक। ये सारे विजुअल्स ग्राफिकली और मेटाफोरिकली एक टेक्निकल मार्वल है। वो डिमली लिट वाले एनवायरमेंटल सेगमेंट्स, वो फ्लिकरिंग और झिलमिलाती रोशनी से गेम की सेंस ऑफ हॉरर और बढ़ जाती है। और हाँ, उन परछाइयों से भी जो डेड स्पेस रीमेक की अनसेटलिंग एम्बियंस में अपनी योगदान देते हैं। एंड यस, इट विल बी अ शेम अगर मैं गेम की एम्बियंट नॉइज और म्यूजिक को कॉम्प्लीमेंट नहीं करूं तो, जो तनाव और अनीस की भावना को और बढ़ाते हैं। आपके चारों ओर और इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म्स और मशीनरी की हमिंग से लेकर वो मेटल की क्रीकिंग तेज गति वाली आवाज तक, आपके पीछे कदमों की आहट से लेकर वो नेक्रोमॉर्फ्स की चीखने और उनकी मोन्स और ग्राउल्स तक, ये सारे गेम की इम्पेंडिंग सेंस ऑफ डेंजर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और हाइटन कर देते हैं। यहाँ तक कि वेपन्स की रिलोड करने वाली साउंड डिजाइन भी। और ये यहाँ नहीं रुकता है, गेम में हर एक वेपन अलग दिखता है और महसूस करता है और चुनने के लिए यहाँ काफी सारे वैरायटी हैं। प्लाज्मा कटर से लेकर रिपर तक, पल्स राइफल से लेकर फ्लेम थ्रोअर तक, कॉन्टैक्ट बीम से लेकर फोर्स गन तक, सब एक दूसरे से बहुत अलग महसूस करते हैं, दिखते हैं एंड साउंड डिफरेंट टू। दिस इज वन गेम यू डेफिनेटली नीड टू प्ले विद हेडफोन्स। और ये रीमेक सिर्फ ग्राफिकल ओवरऑल नहीं है, इस रीमेक में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। पहला विजुअल इंप्रूवमेंट नेक्रोमॉर्फ्स पर पीलिंग इफेक्ट है। गेम जैसे रेसिडेंट इविल आपको एनिमीज पे हेडशॉट्स मारने के लिए मोटिवेट करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। इस गेम में हेडशॉट्स इन अबोमिनेशंस को मार नहीं पाएंगे। आपको नेक्रोमॉर्फ्स के अंगों को स्ट्रेटेजिकली डिसमेंबर करना पड़ेगा और इस डिसमेंबरमेंट के साथ नया पीलिंग इफेक्ट भी आता है। इसलिए जब आप एनिमीज पर शूट करते हैं या उन पर हमला करते हैं तो आप उन पर उनकी त्वचा को छीलता हुआ देखेंगे और आप उनकी त्वचा की लेयर्स को पील होते हुए देखेंगे जो उनकी मसल्स को एक्सपोज करता है, उनकी टिश्यूज, उनकी टेंडन्स और यहाँ तक कि उनकी हड्डियों को भी, जो प्लेयर्स को ये बताता है कि इंडिविजुअल अटैक्स की इम्पैक्ट कितनी होती है और वो कितने पावरफुल हैं और नेक्रोमॉर्फ्स पे उनकी लिम्स कितने करीब है डिसमेंबरमेंट हासिल करने के लिए और एनिमीज को कुल मिलाकर कितना डैमेज हुआ है। गेम प्ले में एनहांसमेंट्स भी हुई है। अब कई वेपन्स में नई ऑल न्यू ऑल्टरनेटिव फायरिंग मोड भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी लाइन गन के साथ लेजर ट्रैप सेट कर सकते हैं और एक कॉन्टैक्ट बीम के साथ उसकी विजुअली इंप्रेसिव और इक्वली हार्ड हिटिंग और इफेक्टिव एस्ट्रॉइड कटर भी है। इसके अलावा आप अपनी सूट और वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए स्कीमेटिक्स पाएंगे जिनसे आपके इन्वेंट्री और ग्रिड स्पेसेस अनलॉक होते हैं और वेपन से अनोखे बेनिफिट्स मिलते हैं जिन्हें आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अगर आपको रेगुलर गेम प्ले से ब्रेक लेना है
तो सरप्राइजिंगली गेम में कुछ मिनी गेम्स भी हैं जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं, कुछ पहेलियां हैं जिन्हें आप सुलझा सकते हैं, और ऐसा करते समय आप अपने सफर में पाए जाने वाले मॉड्यूल्स के माध्यम से अपनी किनेसिस और स्टेसिस एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। किनेसिस के साथ आप टेलीकिनेसिस द्वारा चीजों को उठा सकते हैं और यहाँ तक कि एक मेटल पाइप या नेक्रोमॉर्फ्स के डिसमेंबर्ड लिम्ब को भी उठा सकते हैं और इसे एनिमीज के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, गेम में कुछ अच्छे खासे एनिमी वैरायटीज भी हैं। स्टेसिस एक और एबिलिटी है जो आइजैक को एक छोटे समय के लिए वक्त को स्लो डाउन करने देती है, जिससे नेक्रोमॉर्फ्स को इवेट करना या उन पर हमला करना आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल पजल सॉल्विंग करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मूविंग गियर्स या मैकेनिक्स को स्लो करना। आप यहाँ एनिमी प्रोजेक्टाइल्स और अन्य इनकमिंग हैजर्ड्स को स्टेसिस द्वारा स्लो डाउन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखने वाली यह है कि आपको एनवायरनमेंट को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना होगा। आप फायर एक्सटिंग्विशर्स पर शूट कर सकते हैं, बड़े स्टेसिस फील्ड क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट में बड़े ब्लू सेल्स को डेटोनेट कर सकते हैं और एनिमीज को इंपेल करने के लिए पाइप्स को दीवारों से रिप कर सकते हैं। और ईमानदारी से कहूँ तो प्लेइंग डेड स्पेस वाज एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव जैसा है। एक नए ऑल न्यू गेम प्लस मोड के साथ नए स्किन्स जो दिखने में बस ऑसम लगते हैं। और हाँ, ये न्यू गेम प्लस गेम की 12 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए अवेलेबल की जाती है। वैसे मुझे इस गेम को खत्म करने के लिए 15 से भी ज्यादा घंटे लगे, क्योंकि मैंने हर एक टेक्स्ट लॉग को ध्यान से पढ़ा, हर एक ऑडियो लॉग को सुना, हर एक वीडियो कॉल पर अटेंशन दी, और इन सबसे ज्यादा मैंने गेम की हर एक सेगमेंट को एंजॉय किया और इनसे प्यार किया। आइजैक क्लार्क ओरिजिनल गेम से हटके रीमेक में उसके पास अब उसकी खुद की आवाज भी है, एंड दिस इज रियली गुड। अपने जीवन के लिए लड़ते हुए, पहेलियों को सुलझाते हुए, एम्बिएंट म्यूजिक को सुनते हुए, वो ट्रू जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट की नेविगेशन वाली मेरी इंटेंस सेशंस, गेम की विजुअल एस्थेटिक्स को बस इनकल्फ करते हुए, और गेम की वो होलिस्टिक मेक दैट मेक ऑफ द रीमेक, उन टाइट कॉरिडोर्स की गलियों से धीरे धीरे चलते हुए, खतरे को सेंस करते हुए, गेम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सेंस करते हुए, आइजैक की क्षमता पे सवाल उठाते हुए, एक प्लेयर की क्षमता पे सवाल उठाते हुए, खुद अपने सैनिटी पे सवाल उठाते हुए, मेरी खुद की अनसर्टेनिटी, मेरी और आइजैक की वो इनर टर्मोइल पर सवाल उठाते हुए, एंड रिलिविंग द घोस्ट्स ऑफ द पास्ट, इन सब में ये गेम बस एक हीरे की तरह चमकता है। अंत में डेड स्पेस रीमेक एक क्लासिक हॉरर गेम जैसा है, अ गेम जिसे हमारे जनरेशन के नए गेमर्स को बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। इट्स अ गेम दैट रियली मेड मी होल अगेन।